हमारे लिए इनको होस्ट करना कॉस्टली है, हम एडमिनिस्ट्रेटिवली खुद इतने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते, और जब हम बाहर से भी इस तरह की पॉपुलेशन जो इतने बड़े साइज़ में जब उनको होस्ट करने का जिम्मेदारी उठाते हैं, तो ये एक वैसा चैलेंज है जिसके हम खुद काबिल नहीं हैं। अफगान रेफ्यूजीज़ की वजह से जो है वो रीजनल स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब है। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, और फिर ये ट्रांस रीजनल एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट हो सकती हैं, जो कि पाकिस्तान में भी हुआ है। ये इस तरह की इलिसिट एक्टिविटीज़ का मरकज़ बन जाते हैं और बहुत आराम से इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि इनका जो एक बहुत ही डिप्राइव और फाइनेंशियल जो कंडीशंस पे रह रहे होते हैं, तो उसमें उनके लिए आसान होता है कि वो एक तरीके से ग़िज़ा बन जाते हैं उन तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो कि ऑफ़र करना चाहते हैं, और ये फिर अपने किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करके इस्तेमाल हो जाते हैं। जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चेंज हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन पाकिस्तान के एक जो कमिटमेंट है विद इंटरनेशनल रिफ्यूजीज़, चाहे वो अफगान हो या अल्लाह ना करे कोई और भी इस तरह से पाकिस्तान का कभी रुख हो, तो एक आपकी कंसिस्टेंट लेगेसी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपको इसी फ्रेमवर्क के तहत ही रेफ्यूजीज़ को सेटल करना है और एक मुनासिब टाइम के ऊपर उनको बहुत इज्जत और तरीके से वापस भेजना है। अस्सलाम वालेकुम। द क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव में खुश आमदीद। मैं हूँ आरज़ू नासिर। हमारा आज का पॉडकास्ट का टॉपिक है द क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव में पाक अफगान रिलेशंस, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड रेफ्यूजी क्राइसिस, जिस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ इंटरनेशनल रिलेशंस की एक्सपर्ट मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करती हैं। तो हम खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर सिद्रा अहमद को। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आरज़ू, यहाँ आज ऐसे अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह। मैम, तो ज़रा पस मंज़र बताएं पाक अफ़गान रिलेशंस का, हिस्ट्री बयान करें थोड़े, ताकि हमारे जो ऑडियंस है उनमें अवेयरनेस क्रिएट हो सके। अच्छा आरज़ू, ये इस लिहाज से बहुत अहम आपने मौज़ू सेलेक्ट किया है, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ब्रदरली मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और कुछ जो इन्फॉर्मेशन है कुछ इस तरीके से जो एक दूसरे के मुताबिक या मुतालिक जिस तरीके से राय दोनों तरफ की आम लोग रखते हैं, उसमें बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसी कोई नशरियात हो, एक कोई ऐसा डिस्कशन हो जिसमें हम पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रिलेशंस को बहुत ही ऑब्जेक्टिवली डिस्कस कर सकें, बिल्कुल। और इसके ज़रिए फिर एक किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंच सके कि जहाँ पे हमें समझ आ सके कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है अपने इमीडिएट नेबर के साथ। अगर पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से और अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से कुछ मसाइल हैं, कुछ शिकायतें हैं, तो जब तक हम इनकी जड़ तक नहीं पहुँचते, हम यकीनन किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं आ सकते। तो आज के मौजू को इसीलिए मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ। अच्छा देखिए, हिस्टोरिकली अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस की बात करते हैं, तो इसकी हिस्ट्री वैसे तो पाकिस्तान की तरफ अफ़गानिस्तान एक वाहिद वो मुल्क था जिसने पाकिस्तान के क़याम की नफ़ी की थी, जिसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यानी यूनाइटेड नेशंस की सतह पे पाकिस्तान के क़याम को जो है वो इल्लीगल या इलेजिटिमेट करार दिया था। लेकिन हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि इसके पीछे अफ़गानिस्तान का अपना क्या स्टांस है। एज़ पाकिस्तानी मेरे लिए हो सकता है कि हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन क्योंकि अफ़गानिस्तान बाकायदा एक कौम है और हिस्टोरिकली इसकी बड़ी जड़ें मौजूद हैं इस पूरे रीजन के अंदर। अफ़गान एक सिविलाइजेशन के तौर पे मौजूद रहे हैं, और आज भी पाकिस्तान में जो पश्तून मेजॉरिटी जो बेल्ट है केपीके के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पे हिस्ट्री मौजूद। हिस्ट्री मौजूद है। बिल्कुल। तो ये समझने की ज़रूरत पहले होती है जब हम किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहते हैं, अगर सीरियसली करना चाहते हैं, ऑनेस्टली करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप जो होता है या स्टेज जो होता है वो ये होता है कि आप जो पार्टी टू कॉन्टेस्ट हैं दोनों, उनको उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को देख लें। उसके बाद फिर हम किसी एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि मसला जो है वो कितना क्रिटिकल है और उसको किस एंगल पे या किस डायमेंशन के ऊपर रिजॉल्व होने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो एक शुरू से पाकिस्तान की पैदाइश या क़याम के साथ ही जो एक रिफ्ट है या एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो रहा इस वजह से है क्योंकि आप सबके इल्म में यही है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो दरमियान जो फंडामेंटल इशू है, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द ड्यूरेंट लाइन। एग्जैक्ट। अब इसमें क्वेश्चन ये होता है कि ड्यूरेंट लाइन या डिमार्केशन ऑफ द नॉर्दर्न फ्रंटियर वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है इस फॉरेन पॉलिसी या फिर पब्लिक परसेप्शन में। तो ये वो कदीम लाइन है जो कि जिसमें जो पाकिस्तान के क़याम से पहले ब्रिटिश राज के दौरान एक एग्रीमेंट के तहत और अफ़गान एमिरेट्स के बाकायदा कंसेंसस या उनके एग्रीमेंट के साथ जो है ये रिमार्क हुई है।
अच्छा, इसमें क्योंकि पाकिस्तान के क़याम से पहले की बात है और एक ब्रिटिश कॉलोनियल राज के दौरान की बात है, तो यकीनन पाकिस्तान की फ़ॉर्मेशन के बाद इसको मज़ीद किसी भी लीगल फ्रेमवर्क के तहत इसको रिज़ॉल्व या एड्रेस करने की कोशिश नहीं की गई। पाकिस्तान ये समझता है क्योंकि ये मसला हल हो चुका है और ये पूरा जो नॉर्दर्न एंड प्लस जो ईरान तक का जो एक पूरा एक 24 किलोमीटर 2400 किलोमीटर का जो पूरा एक रेंज है, ये क्योंकि मार्क हो चुकी है, तो ये बिल्कुल लेजिटिमेट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन इसको पाकिस्तान के जो एक लीगल बाउंड्री है, टेरिटोरियल बाउंड्री के तौर पे एक्सेप्ट करता है, रिकॉग्नाइज़ करता है। तो इस पे कोई फ़र्दर जो डिस्कशंस हैं या इसके ऊपर फ़र्दर कोई लीगल प्रोसीजिंग की ज़रूरत नहीं है। जबकि अफ़गानिस्तान का कहना ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का इस पूरे पश्तून मेजॉरिटी जो बेल्ट है, इसके ऊपर अफ़गानिस्तान का हक़ जो कि हिस्टोरिकल है, इसको तस्लीम करे क्योंकि ब्रिटिश राज जो है या कॉलोनियल राज जो है वो ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। एक्सेप्ट नहीं करता है। बिल्कुल, सिर्फ़ ये एक्सेप्टेंस की बात है और मेबी एक डिप्लोमैटिक डिस्कंटेंट की बात है दोनों एंड से। इसको शायद शुरू से ही क्योंकि पाकिस्तान भी अपने क़याम के बाद मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा है, डिप्लोमैटिक मिशंस की तय दर पे नाकामियों का शिकार रहा है। तो एक बहुत बड़े फैक्टर्स थे जिन्होंने ट्राई और में पाकिस्तान एग्ज़ैक्टली। अच्छा, वो थोड़ा-सा हम आगे की तरफ जाएँगे, लेकिन मैं तो 1950s की भी बात करती हूँ, जहाँ से ये प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान के अंदर से जो कुछ ऐसे पॉलिटिकल एलिमेंट्स थे, जो एक्टिव हुए और उन्होंने अफ़गानिस्तान के इस क्लेम को बाकायदा सपोर्ट किया। तो पाकिस्तान की जो बिल्कुल शुरू की गवर्नमेंट्स थी या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल और सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट थी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमें इस जो एक जो मसला है नहीं, उसको मसला बना के उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट। ओके। तो मैम अब आप कैसे देखते हैं जब से कि यूएस जो विथड्रॉल हुआ है वहाँ से यूएस फोर्सेस का, तो हुँ। आप क्या देखते हैं कि अफ़गान और पाकिस्तान की जो रिलेशन रिजीम है, वो अब कैसी है? अब अफ़गानिस्तान क्या देखता है पाकिस्तान में? किस तरह से आगे रिलेशंस चलेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के? देखिए, रिलेशंस किसी भी 2 कौमों या 2 से ज़ायद कौमें जब भी अपने रिलेशंस बायलैटरल या मल्टीलैटरल एस्टेब्लिश करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अच्छा। आप कौन से फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के तहत अपनी नेबरिंग कंट्री या रीजन में या दुनिया भर में किसी भी नेशन के साथ अपने रिलेशंस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। पाकिस्तान के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बहुत क्लियर है। पाकिस्तान अपने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, अपने नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर फ्रेंडली जो रिलेशंस हैं, उनका हमेशा से ख़्वाहाँ रहा है। वजह ये है क्योंकि पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है, आपको बहुत क्लियरली पता है कि हमारे इंडिया के साथ शुरू से ही काफ़ी क्रिटिकल रिलेशंस रहे हैं। तो इस सूरत में हमें हमारा पूरा फ़ोकस ये रहा है कि ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना, इन तमाम के साथ बहुत ही जिसे कहते हैं कि फ्रेंडली और पॉजिटिव टर्म्स में रिलेशंस होने चाहिए। तो पाकिस्तान तो एक उम्मीद के साथ देखता है कि अफ़गानिस्तान की तरफ, ईरान की तरफ, इवन चाइना तो ख़ैर अब ज़ाहिर है कि हिस्टोरिकली हमारे अच्छे रिलेशंस रहे हैं, लेकिन उसकी भी मुसलसल कंटिन्यूटी पाकिस्तान की जो प्राइम ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर शामिल है। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान कुछ अगेन पॉलिटिकल रीज़न्स की वजह से और जो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट्स है जब चेंज होती हैं, तो हमारा बहुत सारा जो डिप्लोमैटिक प्रोसेस होता है, वो पीछे चला जाता है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसमें अफ़गानिस्तान को, जबकि हमारे पास बड़ा अच्छा एक ग्राउंड था कि जब हम अफ़गानिस्तान के अंदर फुट होल्ड कर सकते थे अमेरिकन विड्रॉल के बाद, और इसको सेलिब्रेट भी कर सकते थे और इसको वैसे उजागर करते क्योंकि पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया है बाकायदा इन तमाम टॉक्स को, जिसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आई है, जिसके बाद अफ़गानिस्तान से फ़ॉरेन इन्वेजन का खात्मा हुआ है, जिसके बाद अफ़गानिस्तान एक एक्टिव प्लेयर के तौर पे अब नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान अपने इस पॉजिटिव रोल को उस तरह उजागर नहीं कर पाया है और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखते हैं कि हमारे नेबर कंट्री इंडिया ने इसमें बहुत बिल्कुल, अच्छा रोल जी। और आपको ये भी बिल्कुल अंदाज़ा है कि अफ़गानिस्तान ने जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक, आप समझिए कि एक अनकन्वेंशनल वॉर ही समझिए कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे, तो अफ़गानिस्तान का जो पूरा फ़ोकस रहा है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग गुड रिलेशंस, तो उसमें से 2 बड़ी पावर्स उन्होंने, जो रीजन की एक पावर इंडिया और दूसरा जो है रशिया, सोवियत यूनियन, इनके साथ सबसे पहले जो है बेहतर ताल्लुकात की तरफ इन्होंने अपना एक इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो ये भी शायद बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान, क्योंकि शुरू से अमेरिकन लॉबी या अमेरिकन एक ब्लॉक का हिस्सा रहा है, वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा रहा है। तो ये जो क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज़ आप कह सकते हैं, क्लैश ऑफ प्रेफ़रेंसेस या प्रायोरिटीज़ कह सकते हैं, इसकी वजह से भी दोनों के दरमियान कभी भी एक एग्रीमेंट डेवलप नहीं हो सका है। अच्छा मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि अफ़गान जो रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो उसका पाकिस्तानी कल्चर पर और हमारी इकोनॉमी पर क्या असर आप देखती हैं, किस तरह से आया है?
देखिए, मैं इसको ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव में देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ आम तौर पे भी जब आप किसी भी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे ये बात करते हैं, तो काफ़ी नेगेटिवली इस बात को डिस्कस किया जाता है। पाकिस्तान का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है और पाकिस्तान ने बहुत फैसिलिटेट किया है। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमीशन इसको एक्नॉलेज करते हैं। दुनिया की बड़ी पावर्स पाकिस्तान के इस रोल को एक्नॉलेज करते हैं कि पाकिस्तान ने 30-40 साल जो है अफ़गान रेफ्यूजीज़ को होस्ट किया है। एग्जैक्टली। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये 3.3 जो बिलियन की तादाद अफ़गान रेफ्यूजीज़ के यूएनएचसीआर जो है अपने तौर पे बताते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ क्लेम करती हैं कि 4.4 मिलियन हम अफ़गान्स को होस्ट कर रहे हैं। इसमें से एक बड़ा चंक जो है वो रजिस्टर्ड है, लीगल है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे वो हैं जो कि अनरजिस्टर्ड है या इल्लीगल है, आप इमिग्रेंट्स कह सकते हैं, जो कि चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। एक्चुअल चैलेंज ही वही है से कि जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, जिनसे मुतालिक पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, जिनसे मुतालिक जितने भी लीगल इम्प्लीमेंटेशंस है ये होनी चाहिए। लेकिन देखते हम क्या है कि अक्रॉस द बोर्ड जो एक चीज़ हमें नज़र आती है, वो बहुत सारा ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसा कंटेंट हमें नज़र आता है जो पब्लिक फोरम्स पे डिबेट पे होता है, जिसमें एक तरह सा हेट्रेड होता है। एक तरह से मुझे ये फ़ील होता है कि हम वो जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स हैं शायद इनको इग्नोर करते हैं। अच्छा, चैलेंजेस जो आपने बताए हैं कि सोशल चैलेंजेस और इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं, तो जिन भी कंट्रीज़ में आप देख लीजिए कि जहाँ पे रेफ्यूजीज़ को ज़्यादा बड़े नंबर्स में होस्ट किया जा रहा है, वहाँ पे हमेशा से जो अवाम होती है, जो वहाँ के नेटिव्स होते हैं, उनके अंदर एक तरह की शिकायत होती है अपने गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट कि वो टैक्स का पैसा, वो सारी फैसिलिटीज़ जो हमारे ऊपर जो कि लीगल नेशनल्स हैं, उनके ऊपर होना चाहिए, बजाय इसके कि रेफ्यूजीज़ के ऊपर है। तो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट्स पे प्रेशर होता है। लेकिन जब हम उनको देखते हैं जो खुद रेफ्यूजी हैं, वो किस स्टेटस ऑफ लिविंग को एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें बड़ी मायूसी होती है, क्योंकि इनकी कसीर तादाद वो है। एक तादाद वो नज़र आएगी जो अच्छे बिजनेसेस कर रहे हैं, जो वेल एस्टेब्लिश हैं, जो आपके इर्द-गिर्द हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी बहुत बड़ी तादाद जो है रिफ्यूजी कैंप्स में है, या बिल्कुल जो स्लम एरियाज़ हैं वहाँ पे इनकी रिहाइश होती है, और जो जो मसाइल की आप समझे कि एक अमाज जगह होती है। इस जगह पे आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत ख़तरनाक मिल रहे होते हैं, यहाँ से डिफरेंट वायरसेस स्प्रेड हो रहे होते हैं, बीमारियाँ इमर्ज हो रही होती हैं, जैसे पोलियो का जो री-इमर्जेंस है पाकिस्तान के अंदर, इसमें भी ये कहा जाता है अफ़गान रिफ्यूजी कैंप से उसका बहुत ज़्यादा वो है। तो ये बहुत मुश्किल है कि इनकी सेटलमेंट्स को, और पाकिस्तान जैसी एक इकॉनमी जो कि स्टेबल इकॉनमी नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है कि उनको मेनस्ट्रीम करना, इंटीग्रेट करना सोशल प्रोसेस के अंदर, और फिर सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस के अंदर लेकर आने के बाद उनको बाकायदा एक जैसे हार्मनी क्रिएट करना, जो आपके अपनी अवाम है उनके साथ उनको किस तरीके से हार्मोनाइज़ करना है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि इन रेफ्यूजीज़ में ख़वातीन भी हैं। इन रेफ्यूजीज़ में बच्चे भी हैं, माज़ूर अफ़राद भी हैं, यानी कि वो जो डिसेबल्ड, बिल्कुल, जो वॉर का भी शिकार हुए हैं, जो डिवास्टेशन का शिकार हैं, जिनके अपने पास कोई आइडेंटिटी नहीं सर। इन तमाम को डर रहता है। अगर आप इनके इंटरव्यूज़ सुनें या इनसे वैसे ही लाइफ़ में बात करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत डरे रहते हैं कि हम रह रहे हैं। जर्नलिस्ट, इवन मेरी जर्नलिस्ट वगैरह से भी बात हुई, कहते हैं हम यहाँ पे प्रॉपर जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन रात में जो है मुझे ये होता है कि अगर कहीं सायरन की आवाज़ भी आती, तो मुझे डर लगता है कि कोई रेड ना पड़ जाए मेरे घर पे, क्योंकि मुझे एक इल्लीगल अफ़गानी के तौर पे कहीं आइडेंटिफ़ाई कराने के लिए बाहर नहीं निकाला जाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको हमें हर एंगल से देखना चाहिए कि एक तरफ ठीक है, हमारे लिए इनको होस्ट करना कॉस्टली है, हम एडमिनिस्ट्रेटिवली खुद इतने ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करते, और जब हम बाहर से भी इस तरह की पॉपुलेशन जो इतने बड़े साइज़ में जब उनको होस्ट करने का ज़िम्मेदारी उठाते हैं, तो ये एक वैसा चैलेंज है जिसके हम खुद काबिल नहीं हैं। चैलेंज है, एग्जैक्टली। आप किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस केसेस का जो है वो सामना करना पड़ रहा है इन पॉलिटिक्स, स्पेशली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अफगान रिफ्यूजीज की वजह से? देखिए, ये सवाल एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि रेफ्यूजीज़ से पहले भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो पश्तून एलिमेंट है वो हमेशा से एक्टिव रहा है, एग्जैक्टली। और उनका एक बहुत टिल्ट, जो आप कह सकते हैं कि कल्चरल टिल्ट जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ रहा है, क्योंकि पता है आपको कि दोनों तरफ एक ही एथनिक पॉपुलेशन है, जो सिर्फ एक समझे कि एक फ़र्ज़ी बॉर्डर आप कह लें उनके ख़्याल में, तो उस बॉर्डर के डिवीज़न की वजह से उनका जो आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। अदरवाइज़ दे बिलॉन्ग टू सेम कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लीनिएज। तो जब उनकी डिवीज़न होती है, तो ज़ाहिर है इससे पहला क्या होता है, अगर हम अपने आप को उस जगह रख के तो सोचते हैं, तो ज़ाहिर है आप अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज़ करने की सोचते हैं, किसी ऐसी छतरी के नीचे जाने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे आपके जो राइट्स हैं,
या आपकी जो डिमांड्स हैं वो स्टेट के लेवल तक पहुँच सकें, तो पॉलिटिक्स वहाँ से शुरू हो जाती है। तो पाकिस्तान में आप 1950s एंड 60s की जो पॉलिटिक्स देखेंगी, वो वही पॉलिटिक्स थी जो कि वली खान की पॉलिटिक्स, जिसके अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा अफ़गानिस्तान के लिए हमदर्दी थी और एक पश्तूनिस्तान का जो एक प्रोजेक्ट था वो। अब इसको बड़ी स्मार्टली पाकिस्तान में हैंडल किया गया, क्योंकि पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अंदर टॉप पोजीशंस के ऊपर जो है वो पश्तून जो लीडरशिप पोजीशन पे रहे हैं, जैसे जनरल याह्या खान, जनरल अयूब खान, इसके अलावा गुलाम इसा खान। तो ये एक तरीके से आप देखा जाए तो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से एक बड़ा एक वाइस मूव था कि किस तरीके से जो पश्तून आबादियाँ हैं या पॉपुलेशन है जो अपने आप को रिलेट करना चाहती है अफ़गानिस्तान के साथ, उनको ये नज़र आए कि पाकिस्तान इज़ अ प्रॉमिसिंग लैंड फॉर देम। और पाकिस्तान में रहते हुए और पाकिस्तान के साथ लॉयल रहते हुए भी वो पॉलिटिकली अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करके बिल्ड कर सकते हैं। तो ये वो सारे आप आपने और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब भी कोई इस तरह की सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स होती हैं, तो उनके साथ एंगेज करने में अगर आप एक जैसी ज़बान या कल्चर के लोगों को जब एंगेज कर देते हैं, तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा सक्सेस रेशियो उसमें ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आप एक-दूसरे को कल्चरली जानते हैं। आप पहली दफ़ा जब मुलाकात करते हैं उसी वक़्त होता है कि आप किस गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी किस मदर कबीले टंग से क्या ताल्लुक़ है? एग्ज़ैक्टली। ये तो बहुत ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, रेलेवेंस जो इम्पोर्टेंस रखता है इंटरनेशनल एग्ज़ैक्टली। रिलेशंस और ये तो बहुत ज़रूरी है। आज की दुनिया जिसमें हम हाईली ग्लोबलाइज़ दुनिया में रह रहे हैं, वहाँ पे आइडेंटिटी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है, में। जिसमें आप वन ऑन वन कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर इसको पॉलिटिकली और डिप्लोमैटिकली इस्तेमाल किया गया। आज भी आप देखेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा डिसीसिव जो आप समझिए कि फैक्टर है, वो लोग हैं जो कि पश्तून आबादी हैं, जो कि पश्तून पॉपुलेशन है, पश्तो ज़बान बोलने वाले हैं। इनका अपना एक पर्टिकुलर बड़ा स्पेसिफिक किस्म का नज़रिया होता है, आइडियोलॉजी होती है। तो उसको पाकिस्तान पॉलिटिकली किस तरीके से आज के टाइम पे एंगेज करता है टू कम्युनिकेट विद तालिबान गवर्नमेंट, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से जितने कल्चरली एथनिकली जो सिमिलर लोग हैं जो कि डिफरेंट फील्ड्स में परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो, चाहे वो एकेडेमिया से हो, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग में हो, पाकिस्तान को चाहिए कि वो उनको इस्तेमाल करें, उनको एंगेज करें अफ़गानिस्तान के साथ अपने डिप्लोमेटिक मिशंस के अंदर। ये एक सिंपल ट्रेन डे टू डे जॉब नहीं होनी चाहिए जो हमारी एम्बेसीज़ होती हैं या हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस होते हैं। इनका काम सिर्फ़ ये नहीं होता कि रोज़ाना डॉक्यूमेंटेशन कर दी, इधर से लेटर लिख दिया, उधर लेटर रिसीव हो गया, बल्कि इनका काम मेनली यही होता है कि 2 गवर्नमेंट्स को और 2 अवाम जो मुख्तलिफ नेशंस होती हैं, उनको किस तरीके से हार्मोनाइज़ करना है, किस तरीके से उनको उस पेज पे लेकर आना है जिसपे कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम हो, डिफ्यूज़ हो जाएँ और जो प्रॉब्लम्स कैसे एड्रेस करते हैं। एग्जैक्टली वो ऐसा कॉमन या म्यूचुअल इंटरेस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली बहुत एक्टिव होने की ज़रूरत है, अपना अप्रोच चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं ये सजेस्ट करती हूँ आपके इसी फोरम के थ्रू कि इसमें अगर हम उन तमाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स को शामिल करें पूरे जो टॉक्स हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल अंदाज़ा होगा कि जब टॉक्स हो रही थी कतर के अंदर, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान भी इसमें एंगेज था, तो पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी सारे वो लोग भी हैं जो एकेडमिशियंस हैं, जिनके बहुत अरसे का, कई सालों का काम है, जो स्पेसिफिकली रिसर्च कर रहे हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रिलेशंस पे। चाहे वो पॉलिटिकल रिलेशंस हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हो, मिलिट्री रिलेशंस हो, तालिबान से पहले, तालिबान के बाद, जिस तरह वो पाकिस्तान को देख रहे हैं, वो स्पेसिफिकली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो जब हम डिप्लोमेसी करते हैं तो हमें इसको थोड़ा-सा उनसे पहले इनपुट लेके अपनी पॉलिसी मेकिंग को करना चाहिए, जो कहीं-कहीं मुझे लगता है कि हमारे लैक करती है, वो अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल। अच्छा, बात हुई तालिबान की और पॉलिसी मेकिंग की, तो अब जब तालिबान ने जो है वो अफ़गानिस्तान में सँभाल लिया सारा कुछ, तो आप स्पेशली वुमेन्स के लिहाज से जो है वो क्या देखती हैं कि पहले जो पॉलिसीज़ थी, क्या वो ज़्यादा हार्श थी? क्या अब जो न्यू पॉलिसीज़ बनी हैं, जो तालिबान ने बनाई हैं वुमेन के लिए, तो वो कैसी हैं? उस एज़ कंपैरेटिव टू पहले वाली जो पॉलिसीज़ के, तो आप किस तरह से देखती हैं इसको? देखिए, अगर मैं बहुत ही जो कॉमन कंज़म्पशन वाली बात है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी है। क्योंकि बीइंग अ वुमन मैं समझती हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स हमें हमारे जो मेल काउंटर पार्ट्स को हासिल है, वो बिल्कुल हमें भी होने चाहिए। लेकिन ये हम पाकिस्तान में बैठते हुए सोचते हैं। और जिस पे बहुत ज़्यादा जहाँ फ़ोकस रहा है, वो लोग हैं जो कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं, जो कि मेन स्टेक होल्डर हैं अफ़गानिस्तान में। लेकिन मुझे बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग भी लगता है कि जब वहाँ पे बाकायदा एक मीटिंग होती है, 25-30 लोग होते हैं, सारी इसी तरीके से टेबल होती है, उसके इर्द-गिर्द बैठ के डिसाइड किया जा रहा था अफ़गानिस्तान में क्या होना चाहिए और कितना ज़ुल्म हो रहा है ख़वातीन के ख़िलाफ़। तो ये एक आयरनी है
कि यानी जो आपको डिक्टेशन दे रहे हैं कि आपके अंदर ख़वातीन का ये रोल होना चाहिए और आप उन्हीं सारे पॉलिसी मेकर्स के दौरान किसी भी 1 या 2 ख़वातीन को शामिल नहीं कर सके, तो ये तो उनके पार्ट पे। अच्छा, पाकिस्तानी होते हुए मैं ये समझती हूँ क्योंकि ये सिर्फ़ हमें इस पे नहीं छोड़ देना चाहिए कि तालिबान इसको कल्चरली कैसे देख रहे हैं। हमें थोड़ा-सा ब्रॉड वे में सोचना चाहिए। एक तो ये कि ह्यूमैनिटेरियन लेवल के ऊपर बिल्कुल। वी आर इक्वल। सबसे जी, पहले बिल्कुल। और उससे बड़ी चीज़ जो है, जो कि हमारे रिलीजन विच इज़ अ कॉमन रिलीजन, ज़ाहिर है अफ़गानी भी इसी को प्रैक्टिस करते हैं। इस्लाम ने जो डिग्निटी, जो प्रेस्टीज ख़वातीन को दी है, उसमें मुझे फ़ील होता है कभी-कभी कि मैं बहुत प्राइड फ़ील करती हूँ और मुझे ये फ़ील होता है कि शायद मर्द हज़रात सोचते होंगे कि शायद हम थोड़ा-सा एक स्टेप नीचे हैं और जो एक बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इस्लाम बिल्कुल। ने बहुत रिस्पेक्ट दी है हाँ। वुमेन को बहुत ज़्यादा। आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला के टाइम से लेके और जितना जो प्रैक्टिस है प्रॉफ़ेट मोहम्मद की और जो इस्लाम सिखाता है, तो ये अगर तालिबान कहते हैं ना कि ये वो एक मकतब फ़िक्र हैं जो इस्लाम को समझ के उसकी टीचिंग्स के मुताबिक गवर्नमेंट या रूल अपना एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इस पे थोड़ा-सा मेरा एतराज़ है और मैं ये समझती हूँ कि यहाँ से भी एक रीथिंकिंग की ज़रूरत है, रिविज़िट करने की ज़रूरत है तालिबान जो की वजह से रियासत भी। वो बना रहे हैं। बिल्कुल, आप अपनी पॉपुलेशन का हाफ़ यानी तकरीबन 50% 49% जो पॉपुलेशन है, बिल्कुल, आप इग्नोर इसको कर रहे हैं। टोटली मतलब डिटैच करें मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स से भी, एजुकेशन और सोसाइटी, ओवरऑल सोसाइटी से, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप जब ख़वातीन को आज की दुनिया के अंदर स्पेशली जब आप बिल्कुल सोचते हैं कि इनका रोल बिल्कुल लिमिटेड होगा, लिमिटेड भी बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि जो कंट्रोल्ड होगा। कंट्रोल्ड। तो दिस इज़ नॉट समथिंग नेचुरल, ये ऑर्गेनिक नहीं है आज के दौर में क्योंकि हम इंफॉर्मेशन इन्फ्लक्स के टाइम पे बैठे हुए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अफ़गानिस्तान की जो ख़वातीन हैं एक ज़्यादा टाइम तक जो है वो इन बाउंड्रीज़ और स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड जो मॉनिटरिंग है इसके दौरान बिल्कुल आराम से बैठी रहेंगी और रेजिस्टेंस विद इन द सोसाइटी नहीं आती। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ की वजह से जो है वो रीजनल स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब्ड है। तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? हाँ, इसमें सच्चाई इस हद तक है क्योंकि देखिए रेफ्यूजी अगर अनगवर्न्ड हो या प्रॉपर्ली गवर्न ना हो, हुँ। ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ ये होगा, तो उसमें चांसेस बहुत होते हैं कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं और फिर ये ट्रांस रीजनल एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट हो सकती हैं, जो कि पाकिस्तान में भी हुआ है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ पे रेफ्यूजीज़ होते हैं, वहाँ पे चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी मौजूद हैं, लैटिन अमेरिका के अंदर है, मिडल ईस्ट काफ़ी रेफ्यूजीज़ क्राइसिस का शिकार है। हर जगह आप देख लीजिए कि वहाँ पे रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज़ होता है। क्योंकि ये ना सिर्फ़ ये इस तरह की इलिसिट एक्टिविटीज़ का मरकज़ बन जाते हैं और बहुत आराम से इस्तेमाल हो जाता है क्योंकि इनका जो एक बहुत ही डिप्राइव्ड सोशो और फाइनेंशियल जो कंडीशंस में रह रहे होते हैं, तो इसमें उनके लिए आसान होता है कि वो एक तरीके से वो ग़िज़ा बन जाते हैं उन तमाम टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन की जो कि ऑफ़र करना चाहते हैं और ये फिर अपने किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फ़ॉलो करके इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये भी है कि डोमेस्टिक फोर्सेस भी ऐसी होती हैं जो कि इसको बाकायदा पुश कर रही होती हैं। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो स्टेट की तरफ से होती हैं, जो बहुत रफ़ पॉलिसीज़ होती हैं टुवर्ड्स रिफ्यूजीज़। कुछ ऐसी भी होती है जो गवर्नेंस है या लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसीज़ हैं वो उनकी इनकॉम्पिटेंस होती है। कहीं-कहीं ये इंटरनल एडजस्टमेंट्स भी होती हैं। आपको पता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत एक इम्पोर्टेंस। जानी-मानी जो है एक आप समझिए स्टेक होल्डर है। हुँ। तो इनको कहाँ, कैसे, किस तरह इस्तेमाल करना है ये स्टेट को पता होता हुँ। है। तो अगर वो रीजनल इंस्टेबिलिटी का का सबब बन भी रहे हैं, तो इसमें ऐसा हो नहीं सकता कि जो होस्ट कंट्री है वो इस सिलसिले में बिल्कुल ही मासूम है या इसका अपना शायद कोई इसमें कोई अपना एक रोल है। हाँ, कोई वैक्यूम उसने नहीं छोड़ा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसको थोड़ा स्टडी करें क्योंकि सिंस वी बिलॉन्ग टू इंटरनेशनल रिलेशंस वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट। अच्छा मैम, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्योंकि बात हो रही है कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक इस्लामिक रियासत को सपोर्ट करता है। तो उस पे हम अगर अभी करंटली देखें जो कि मिडल ईस्ट में बहुत इशू जो क्रिएट हुआ हुआ है इज़राइल और पैलेस्टीन का। तो हम देखते हैं कि पैलेस्टीन भी जो है एक वो मुस्लिम स्टेट है और मतलब हमारा एक ब्रदरली रिलेशन है उनके साथ। तो हम अफ़गानिस्तान की तरफ से अभी तक कोई मोरली या फिर जो है कोई फिज़िकली इस तरह की सपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि अफ़गानिस्तान जो इतना ज़्यादा प्रमोट करता है इस्लामिक रियासत को, तो उसका कोई रोल क्यों नहीं है इस पे?
ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए एक सवालिया निशान ही है। बिलाशुबा ना सिर्फ़ अफ़गानिस्तान बल्कि ज़्यादातर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी तरफ से फ़लस्तीन के लिए इस गज़ा के मामले में जो 1 साल से ज़्यादा अब हो चुका है और इंतहा की बर्बरियत आपको हर तरह की बर्बरियत जहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसको आप सिंपली आप ये नहीं कहेंगे ये कॉन्फ्लिक्ट है या वॉर है, ये जेनोसाइड है, प्लान्ड नस्लकुशी है। तो इसके ऊपर अफ़गानिस्तान और इस तरह के तमाम ममालिक जिन्होंने अपना कोई ख़ास एक होता है ना कि मोरल स्टैंडिंग होती है, जो भी नेशंस होती हैं वो अपने आप को रिप्रेज़ेंट इकोनॉमी और पॉलिटिक्स और मिलिट्री के बाद से पहले जो रिप्रेज़ेंट करती हैं, जिस पे आप समझें कि किसी भी कौम की जो इज़्ज़त या वक़ार होती है अक़वाम आलम में, वो होती ही इसी वजह से है, समझा। मोरली कहाँ स्टैंड करते हैं। किस किन इश्यूज़ के ऊपर वो मोरली फ़र्म्ड हैं और जो उनकी वीकनेस होती है, यानी अगर आप सेलेक्टिव मोरल्स पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी आइडियोलॉजी या आपका जो स्टांस है वो फ्लॉड है। अब ये अफ़गानिस्तान के ऊपर एक सवालिया निशान इसलिए है क्योंकि अफ़गानिस्तान एक बाकायदा इस्लामिक गवर्नमेंट का और एक इस्लामिक आइडियोलॉजी का दावत अपने आप है। को दावेदार है, बिल्कुल। तो उनकी तरफ से तो ये लाज़मी तौर पे आना चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया कि हमारे जो फ़लस्तीनी बहन-भाई हैं, ख़ासकर गज़ा का जो बिल्कुल हाल हो चुका है, तबाह हो चुके हैं, अब पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी है, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब ख़त्म हो चुका है और कोई ऐसा पावरफुल देखिए अगर आप ओनरशिप देते हैं ना किसी रिलीजन की, तो फिर रिलीजन के जो मानने वाले कहीं भी तकलीफ़ में हों, परेशानी में हों, तो आपका फ़र्ज़ बन जाता है। आपको ये सब समझ आ रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी तरीक़े गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, हुकूमत तर्ज़ हुकूमत कैसी होगी, जो इस्लाम के उसूलों पे होगी और जिसमें फाइनेंस एंड बैंकिंग एंड एवरीथिंग वुड बी अकॉर्डिंग टू द इस्लाम। जिसको नाम पूरी रियासत होगी। पूरी रियासत का दावा रखने वाले वो पावरफुल शख्सियात जिन्होंने अमेरिका जैसी फ़ोर्स को अगर शिकस्त दी है, नेगोशिएशंस टेबल पे लेकर आ गए हैं, उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि जो वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने के लिए खौफ़ज़दा है? मैं तो ये कहूँगी क्योंकि अगर आप इस पे बात नहीं कर रहे, तो आपके यकीनन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिसमें आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन तमाम पावर्स को नाराज़ नहीं करना चाहते, जिनके लिए फ़लस्तीन के ऊपर बात करना ममनू है, जिन्होंने ममनू किया हुआ है। तो पाकिस्तान समेत मैं हर नेशन को मैं समझती हूँ कि बिल्कुल अपना एक फर्म स्टांस रखना चाहिए। मोरल स्टांस जो होता है उसके ऊपर दुनिया भर की नेशंस खड़ी होती हैं, वो सपोर्ट करती हैं। हो सकता है कि कुछ आपको डिप्लोमेटिक प्रेशर्स हों जो होते हैं। हाँ, सबको पता है कि मुसलमान कंट्रीज़ में अक्सरियत इस वक़्त जो है वो बहुत ही कमज़ोर माशी सूरत हाल का सामना कर रही है। लेकिन आपकी मईशत अच्छी हो भी लेकिन दुनिया भर के अंदर जब आप इंटरैक्ट करते हैं, दूसरी अक़वाम के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता कि इस पे बात ना की जाए कि आपने सही और गलत के अंदर तफ़रीक की थी या नहीं। इवन हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट भी आपके बहुत ज़्यादा काउंट होते हैं इस चीज़ बिल्कुल, में। बिल्कुल। आप देखिए इवन वेस्ट में जो है प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा काउंट हो रहे हैं, मतलब पाकिस्तान में भी बहुत से प्रोटेस्ट देखे जाते हैं, पर अफ़गानिस्तान से हमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं आ रही। ये एक बहुत बड़ा आपने अच्छा पॉइंट दिया था कि वेस्ट के अंदर भी ऐसे हमारे पास बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस थी, रिपोर्ट हुई हैं बाकायदा वहाँ पे मीडिया में, अमेरिका के अंदर भी, यूके के अंदर भी, जहाँ डेमोन्स्ट्रेटर्स को काफ़ी बड़ी जो एक तो कॉस्ट पे करनी पड़ी है। अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में फ़लस्तीन या गज़ा का नाम लेना, झंडा पहनना, अपना कोई डिस्प्ले करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, इसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल शुरू में जब शुरू किया था डेमोन्स्ट्रेशन का सिलसिला, तो रेस्टिगेट किया जा रहा था। ये बहुत बड़ी बात है। जो लिबरल डेमोक्रेसीज़ होती हैं, उनका तो सारा चार्म ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर है, जिस पे हम बड़ा उसको अडोर एक करते ये हैं। क्वेश्चन भी उठ जाता है जब जी, वो फ्रीडम की बात करते हैं, तो ये तो वेस्ट पे भी वहाँ ये से आप क्वेश्चन उठ जाता है कि आप एग्ज़ैक्टली जब फ्रीडम का नारा लगाते हैं, तो आप अपनी ही कंट्री में अपने स्टूडेंट्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दे रहे। बिल्कुल और पकड़ रहे हैं और कन्फिस्केट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप वीडियोज़ में आएँगी। हुँ। तो यानी कि फ़लस्तीन के ऊपर बात करने के लिए सिर्फ़ मुस्लिम कंट्रीज़ ही नहीं डरे सहमे हुए हैं, बल्कि अगर आप इसमें देखें तो वेस्ट के अंदर भी इसके ऊपर बड़ा चेक है। और ये बड़ा और क्या चाहता है कि अगर पब्लिक ऑफ़िशियल्स खड़े हुए हों, तो कोई फ़लस्तीन के हक़ में बात या सवाल ना करे। तो ये एक बड़ी गंभीर सिचुएशन है, लेकिन उसके बावजूद हम रिस्पेक्ट किसकी कर रहे हैं? उन लोगों की जो सारे खतरे मोलने के बावजूद भी बात कर रहे हैं हक़ की। ओके मैम, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान अफ़गान रिफ्यूजीज़ के हवाले से क्या मेजर चैलेंजेस फेस कर रहा है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इसको किस तरह से पाकिस्तान जो है वो कैटर कर सकता है? पाकिस्तान अपनी गवर्नेंस को बेहतर कर सकता है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान या अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से जो इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस है, ख़ास तौर पे यूएनएचसीआर,
जिसके बारे में बाकायदा एक पूरा एक फ्रेमवर्क उनके पास मौजूद है, एजेंडा, चार्टर मौजूद है। पाकिस्तान को उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक इनको ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ंड्स तो हम ले रहे होते हैं, हम बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें हम एज़ अ स्टेट डील नहीं कर पाते, तो हम ज़ाहिर है इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ और जो एजेंसीज़ मैनेजमेंट के साइड पे, ऑर्गेनाइजेशन के साइड पे हम उनको शामिल करते हैं कि ये एक बड़ा क्राइसिस है, हम इससे सिंगल हैंडेडली हैंडल नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान को जो सबसे पहली अप्रोच, अच्छा ये इसलिए नहीं हो रहा होगा कि शायद कोई अफ़गान रेफ्यूजीज़ के लिए कोई एक्स्ट्रा आप कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। ये फ्रेमवर्क को अगर आप फ़ॉलो करेंगे, जो रिकमेंडेशंस यूएनएचसीआर की है अबाउट हाउ टू डील विद द रेफ्यूजीज़, वो आपको खुद से आपके डोमेस्टिक इश्यूज़ जो कि रेफ्यूजी से रिलेटेड हैं, वो शायद आपके इनहेरेंट रिले थे भी नहीं। एग्जैक्टली। एग्ज़ैक्टली आपने जो है उसको रेफ्यूजी को होस्ट करने की वजह से शायद वो हाँ। आपके यहाँ पलने बढ़ने लगे हैं। तो पाकिस्तान अगर उनको अलाइन करे, पाकिस्तान शुरू से ही उनकी इंटीग्रेशन के बारे में बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी रखता। आप अगर जो उन तमाम लोगों से इंटरव्यू करें जो कि बाकायदा रेफ्यूजी कैंप्स को विज़िट कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ मौजूद हैं। अब तो माशाल्लाह हमारी ऑडियंस स्मार्ट है, फौरी तौर पे वो किसी पैरेलल विंडो पे चेक भी कर सकती है। तो जितने भी जो रेफ्यूजी कैंप्स में और जितनी टफ़ सिचुएशन में और सर्कमस्टांसेस में वो रह रहे होते हैं, तो उसके बाद आपके पास सवाल ये उठता है कि जब आपको ऑर्गेनाइज़ेशन के आप टेंट के नीचे बैठे हुए हैं, यूएनएचसीआर के टेंट तो मौजूद हैं, लेकिन उन्हें जिस तरीके से सेटलमेंट के लिए, रीसेटल कराने के लिए और वहाँ पे स्कूल्स हैं और जिस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता करके किस तरह से वो इनसफिशिएंट हो रही हैं, रीज़न्स क्या हैं? तो फ़ोकस इस पे ये करना चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके रीज़न्स क्या हैं? जब रीज़न्स को आप ऑनेस्टली फाइंड करते हैं, तो फिर आप सॉल्यूशंस की तरफ जा सकते हैं। और सॉल्यूशन के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेरा लास्ट पॉइंट होगा, कि आपकी एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि यू मस्ट नो हाउ टू डील विद दैट पर्टिकुलर इशू। जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट चेंज हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन पाकिस्तान के एक जो कमिटमेंट है विद इंटरनेशनल रेफ्यूजीज़, चाहे वो अफ़गान हो या अल्लाह ना करे कोई और भी इस तरह से पाकिस्तान का कभी रुख हो, तो एक आपकी कंसिस्टेंट लेगेसी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपको इसी फ्रेमवर्क के तहत ही रेफ्यूजीज़ को सेटल करना है और एक एक मुनासिब टाइम के ऊपर उनको बहुत इज़्ज़त और तरीके से वापस भेजना है। इसी में आपकी जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, इसका हाफ़ ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी रिज़ॉल्व्ड थ्रू दिस मैकेनिज़्म। बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफ़ाक करूँगी, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ऑलवेज़। तो बस थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना माय इतना प्लेज़र। कीमती वक़्त हमें दिया और इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस को समझा और इतने अवेयरनेस क्रिएट की ऑडियंस के लिए। तो इंशाल्लाह हम बहुत आपको शुक्रिया। ज़रूर दोबारा भी इनवाइट करेंगे अपने चैनल पे। तो ऑडियंस तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं आपसे नई पॉडकास्ट में किसी नए दिलचस्प इंटरनेशनल इश्यू के साथ।